हेलो दोस्तों, नोट करते जाइए, अपने पास सिलेबस रखिए जो कि सीएसएस एग्जाम्स के लिए आपको बताया गया है। उसी से रिलेटेड ही टॉपिक्स हम कवर करेंगे डेली। 90 डेज में ये कवर कर जाएंगे पूरा सिलेबस, इंग्लिश का, पाकिस्तान अफेयर का, करंट अफेयर का, इस्लामिक स्टडी का, जनरल साइंस का। जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड, वो सारे यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। बाकी आप ये साइट पर देखें, ये करना ना भूलें और कमेंट में जरूर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करें जो कि आप फेस करते हैं तैयारी करते वक्त, ताकि मैं देख सकूं कि स्टूडेंट्स को क्या डिफिकल्टी महसूस होती है, क्या डिफिकल्टी आती है पढ़ने में, समझने में। वो मैं एक लेक्चर बना के आपको क्लियर एक रोड मैप दूं। तो ठीक है, चलो लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश पढ़ते हैं, उसके बाद पाकिस्तान अफेयर पढ़ते हैं, उसके बाद क्विक रिव्यू। जल्दी में सारे एमसीक्यूज में कवर कराता जा रहा हूं। रजिस्टर और पेन आपके साथ हो, नोट करते जाएं, वीडियो कंप्लीट देखें। लास्ट में जो एमसीक्यूज होते हैं इकोनॉमी के, आज हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक अफेयर, पाकिस्तान अफेयर के, बहुत जबरदस्त हैं, आपको बहुत मजा आएगा। दुनिया की नॉलेज मिल रही है जबरदस्त तरीके से। तो सबसे पहले इंग्लिश का सिलेबस देखो, टेंसेस वहां पर आते हैं। ठीक है, कल हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात की, आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? एम, इज, आर, ये इसके हेल्पिंग वर्ब हैं। एक बात आपको दोस्तों याद रखनी है, यहाँ पर सिर्फ ओवरव्यू दूंगा इंग्लिश का, क्योंकि सीएसएस का चैनल है, बच्चों का नहीं। तो वो आप जहन में रखें कि ये डिटेल में कोई भी चीज नहीं होगी। इज, एम, आर इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। एम लगता है आई के साथ, इज लगता है ही शीट के साथ, आर लगता है यू बुई दे के साथ और प्लूरल नेम के साथ, और इज लगती है सिंगुलर नेम के साथ। ठीक है, एग्जांपल आप देख सकते हैं, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। शी इज रीडिंग, वो पढ़ रही है। दे आर गोइंग, वो जा रहे हैं। अब देखो, रहे हैं, रही है, आ रहे हैं, जा रहे हैं। उर्दू में लास्ट में रही है, रहा है आएगा तो आप समझ लेना ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि ट्रांसलेशन में आपको एग्जाम में काम आएगा। फॉर्मेशन सेंटेंस बनाने की कंटीन्यूअस की क्या होती है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो मैंने बताया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है जिसको इंग फॉर्म कहा जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, फार्मूला सेंटेंस बनाने का आपके सामने ये लिखा हुआ है, मैं बता चुका। एग्जाम्पल देखें, अभी एग्जाम्पल आते हैं। आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एप्पल खा रहा हूं। शी इज राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रही है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। पॉजिटिव सेंटेंस इस तरह से बनते हैं, स्ट्रक्चर देखो। पॉजिटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होता है, फिर ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म इंग फॉर्म होती है। इसका ये फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है, नेचुरली ग्रामर का रूल है। और फिर ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, फिर आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, पढ़ रहा हूं। ही इज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहा है। वी आर लर्निंग ग्रामर, ये पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है इसको, सिंपल कंटिन्यूअस सेंटेंस के। याद रखें, वर्ब के साथ हमेशा इंग फॉर्म लगेगी कंटिन्यूअस में। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, इसकी फॉर्मेशन देखते हैं, ये किस तरह से बने जाते हैं। ये इंटरोगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क्स जरूर होती है। तो स्ट्रक्चर इसकी देखें, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, फिर इंग, वर्ब के साथ इंग फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्टिव आता है। ये याद रखनी है फॉर्मेशन। एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूं। ही इज प्लेइंग, क्या वो खेल रहा है। आर दे वर्किंग, क्या वो काम कर रहे हैं। तो ये सवाल इसी तरीके से पूछा जाता है। इसका शॉर्ट आंसर अगर आप देना चाहें किसी को तो यस आई एम, नो आई एम नॉट, ऐसा बोल सकते हैं। यस ही इज, नो ही इज नॉट। ठीक है, ये आंसर है शॉर्ट आंसर। यस दे आर, नो दे आरंट, ये आपने जवाब दिया ऊपर वाले सेंटेंस का, सवाल क्वेश्चन का जवाब दिया। नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, फिर नॉट आता है, फिर वर्ब की इंग फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, ये फॉर्मेशंस आप याद रखें। जैसे कि आई एम नॉट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रहा हूं। शी इज नॉट कुकिंग, वो पका नहीं रही है खाना या कुछ भी। दे आर नॉट कमिंग, वो नहीं आ रहे। कहीं पर भी आप लिख सकते हैं।
शॉर्ट आंसर इसका आई एम नॉट, ही इजंट, दे आरंट। तो ये आज का कंटिन्यूअस टेंस था। नेक्स्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। क्विकली सब कुछ पढ़ते जाओ। 5 सब्जेक्ट हैं इसके लिए डेली जल्दी में 25 एमसीक्यूज आपके लिए बेस्ट हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री और पाकिस्तान के अफेयर के लेक्चर को शुरू करते हैं। कल 5 डिस्कस किए थे, आज डिस्कस 5 और करेंगे। इस नंबर पर जो एमसीक्यूज था, विच वाज द फर्स्ट सिटी कंक्यूर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध पर हमला किया, कौन सी सिटी को फतह किया? देबुल। ठीक है। 7th नंबर पर एमसीक्यू आता है, देबुल वाज लोकेटेड नियर प्रेजेंट डे कराची। ठीक है। 8 नंबर पर एमसीक्यू आता है, इन विच बैटल राजा दायर किल्ड। राजा दायर और मोहम्मद बिन कासिम की जंग हुई थी, वो किस पर जगह पर हुई थी? बैटल ऑफ रोअर कहा जाता है। इन दोनों के बीच में जो जंग हुई थी उसका नाम है। ठीक है। तो इसमें राजा दायर को मार दिया गया था। 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है, मजे के साथ पढ़ें, इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। हाउ ओल्ड वाज मोहम्मद बिन कासिम व्हेन ही इन्वेड सिंध। 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम को सिंध फतह करने के लिए भेजा गया। एमसीक्यू है मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड। उसके बाद आता है 10th नंबर का एमसीक्यू है, मुल्तान वाज नोन बाय विच टाइटल। मुल्तान को किस नाम से जाना जाता है और उसका टाइटल क्या है? इसको सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। सीएसएस एग्जाम 2010 पीसीएस में ये आ चुका है। तो नेक्स्ट इस्लामिक स्टडी की तरफ चलते हैं। ये 2 साल की मेहनत है, मैंने तैयारी की थी, तो ये सारा मटेरियल मैंने तैयार किया है, आपको इजीली मिल रहा है चैनल पर। बाकी जो बिल्कुल एग्जैक्ट और गहराई में तैयारी कर रहे हो, व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको ऐड होना ही पड़ेगा। और वहां पर मैं 300 फीस और इस चैनल के इन्वेस्ट के लिए वो मैंने फीस रखी है, ताकि चैनल भी ग्रो हो, मैं भी ग्रो हूं, आपके लिए आसानी भी हो लेक्चर देने में। तो कल हम 5 डिस्कस कर चुके थे इस्लामिक स्टडी के एमसीक्यूज। तो 5वें नंबर का एमसीक्यूज है, फ्रॉम व्हाट सबस्टेंस डिड अल्लाह क्रिएट हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस चीज से अल्लाह ताला ने पैदा किया? वो है किले, मतलब कि मिट्टी से। अब देखो, अगर एंजल होता तो आप लाइट को सिलेक्ट करना। फरिश्ते अल्लाह ताला ने किस चीज से पैदा किए? वो है लाइट, नूर। ठीक है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। शैतान को फायर से किया गया है और जिन्नात को भी आग से बनाया गया है। 6 नंबर पर एमसीक्यू आता है, इन विच सूरह वाज द कमांड गिवन टू द एंजल्स टू प्रोस्ट्रेट बिफोर हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर कहा कि इसको सजदा करो, सारे फरिश्तों को कहा। लेकिन एक इब्लीस भी एक फरिश्ता था जो कि अल्लाह ताला की इतनी इबादत की थी, कोई दुनिया की ऐसी जगह नहीं जहां पर उसने सजदा ना किया हो। उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, अल्लाह ताला की नाफरमानी की, अल्लाह ताला ने उसको शैतान बना दिया, पहले वो इब्लीस था। ये पॉइंट्स याद रखनी है। तो ये वाकया किस सूरत में मौजूद है? ये सूरह बकरा में वाकया मौजूद है, लिखा गया है, मेंशन है इसका। 7th नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाई डिड इब्लीस रिफ्यूज टू प्रोटेस्ट बिफोर हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तो इसका आंसर है ड्यू टू एरोगेंस। उसने तकब्बुर किया। तकब्बुर अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं, इसके लिए अल्लाह ताला ने उसको शैतान कर दिया। अब यहाँ पर ये गौर करना, शैतान इब्लीस ने कहा, ये मिट्टी से बना हुआ है इंसान और मैं आग से बना हुआ हूं, मैं इसको क्यों सजदा करूं? ठीक है। तो उसके बाद आता है 8 नंबर का एमसीक्यू है, इन पैराडाइज हजरत आदम अलैहिस्सलाम एंड बीवी हवा अलैहिस्सलाम वर फॉरबिडन टू अप्रोच विच थिंग। अल्लाह ताला ने एक पेड़ दिखाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को जन्नत में, कहा कि इसके करीब मत जाना। वो एक पेड़ था, ठीक है। तो लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बीबी हवा अलैहिस्सलाम वहां पर गए और अल्लाह ताला ने उनको सजा के लिए धरती पर फेंक दिया, जन्नत से निकाल कर। आगे चलते हैं, ये बहुत बड़ी एक कहानी है। 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है, आफ्टर बीइंग सेंट टू अर्थ व्हाट वाज द फर्स्ट मेजर एक्ट हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया। तो वो जब अल्लाह ताला ने उसको धरती पर फेंका, श्रीलंका के इलाके में फेंका गया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मेजर काम पहला क्या किया? धरती पर आकर उसने वर्शिप की अल्लाह ताला की और रिपेंट्स, तौबा। वो पछता रहा था और तौबा कर रहा था, क्योंकि उसने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ताला ने उसको जन्नत से निकाल दिया, तो वो पछता रहा था। 10th नंबर पर एमसीक्यू आता है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाज अपॉइंटेड बाय अल्लाह एज। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को धरती पर भेजा क्या बनाकर?
अल्लाह ताला का खलीफा है, अल्लाह ताला का वाइस रेजिडेंट है धरती पर। एक खलीफा है, अल्लाह ताला का रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव इसको कहा जाता है, अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, अब ये लाइट ईयर किस तरह से गिना जाता है, ये लाइट की इसकी स्पीड देखी जाती है कितनी है, तो ये सूरज की रोशनी धरती पर कितने सेकंड्स पर पहुंचती है, ये 8 सेकंड में पहुंच जाती है। तो ये लाइट की स्पीड हुई, सूरज और धरती के बीच में कितना फासला है, तो ये यूनिट है एक, मैंने पहले लेक्चर में ये आपको सही तरीके से समझाया था। तो ये इक्वल कितने की है, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, एक साल में लाइट कितना ट्रेवल करती है उसको इस तरह से मापा जाता है। ये मैंने डिटेल में आपको पहले लेक्चर्स में बताया था 1 मंथ प्लान में। 7th नंबर पर एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू से याद करने के ये आपके लिए राइट है। अवर गैलेक्सी इज कॉल्ड, हमारी जो गैलेक्सी है जिसमें हमारे चांद, सूरज और ये 8 प्लैनेट है, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सेप्टर्न, और ये जो हमारे आसमान पे सारे हमें तारे नजर आते हैं, ये सारे बिलियन ऑफ स्टार्स, ये एक ही गैलेक्सी है। ठीक है, सिर्फ एक गैलेक्सी है एक साइड पर, तो ये इसको हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, जो कि हमारी गैलेक्सी है जिसमें धरती भी आती है। ठीक है, 8 नंबर पर एमसीक्यू आता है, द मिल्की वे गैलेक्सी इज स्पाइरल शेप, मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी है इसकी शेप है स्पाइरल, और एलिप्टिकल भी गैलेक्सीज मौजूद है, और इरेगुलर शेप वाली गैलेक्सीज भी मौजूद है स्पेस में, यूनिवर्सल में। 9th नंबर पर जो एमसीक्यूज आता है, द नियरेस्ट मेजर गैलेक्सी टू द मिल्की वे, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के करीब कौन सी गैलेक्सी है, वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, याद रखना एंड्रोमेडा गैलेक्सी। 10th नंबर पर एमसीक्यूज आता है, गैलेक्सीज आर मेड अप ऑफ, ये किस चीज से गैलेक्सी बनी हुई होती है, इसमें स्टार्स होते हैं, इसमें डस्ट होती है, और इसमें गैस होती है। ठीक है, डस्ट मिट्टी और गैस आपको पता है जो गैस होती है। बी आंसर इज राइट। तो नेक्स्ट अभी हम करंट अफेयर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, गौर करें। तो दोस्तों सिलेबस देखो, डोमेस्टिक अफेयर में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल। आज कल हमने पॉलिटिकल इश्यूज देखे जनवरी के, आज हम जनवरी के इकोनॉमिकल इशू जो कि पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। तो पहले नंबर पर एमसीक्यू आपके सामने है, ऑन जनवरी 2026 को एसबीपी हेल्ड द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट एट 10.5%। अब ये मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, ये इशू क्या है। दोस्तों ये मैं आपको बताना चाहूंगा इशू क्या है, गौर से सुने क्योंकि करंट अफेयर आपको समझने की जरूरत है। एसबीपी का मतलब है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इंटरेस्ट रेट जनवरी 2026 को एसबीपी ने इंटरेस्ट रेट कितना रखा, 10.5% रखा। ये पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक है, ये डिसाइड करता है कि बैंक लोन महंगा कितना होगा, कितना सस्ता होगा। ठीक है, 10.5% का मतलब है, 10.5% मतलब लोन लेना महंगा है। अब कोई अवाम या कोई शख्स लोन लेगा तो उसको महंगा पड़ेगा, लोग कम कर्जा लेते हैं, इसकी वजह से ये स्टेट बैंक ने किया। अब लोग कर्जा कम लेंगे क्योंकि उन पर सूद ज्यादा लगेगा। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि महंगाई को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। कोशिश करते हैं कि महंगाई कम हो, इसके लिए इसको इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो महंगाई कंट्रोल होती है। तो ये एमसीक्यूज ये कहता है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज देखो इसके बाद क्या आता है करंट अफेयर में। नेक्स्ट एमसीक्यूज में पढ़ता जा रहा हूँ। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई फॉर द जनवरी 2026 वाज रिपोर्टेड एट 5.8%। ये भी मैं आपको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। सीपीआई महंगाई रेट जनवरी 2026 में सीपीआई कितनी थी, 5.8% थी। ये एक रिपोर्ट होती है कि सीपीआई एक रिपोर्ट होती है, ये बताती है कि चीजों की कीमत कितनी बढ़ रही है, मतलब कि 5.8% पिछले साल से 5.8% महंगी हो गई है चीजें। सीपीआई एक रिपोर्ट होती है जो कि महंगाई को नाप तोल के लिए एक किस्म का मीटर समझे। ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो 3rd नंबर पर एमसीक्यू है, मेजर Which major infrastructure project is जनवरी 2026 announced to start from Karachi to, कौन सा जनवरी में प्रोजेक्ट साइन किया गया है, ML1 रेलवे प्रोजेक्ट। ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूँ क्या है। देखो ML1 प्रोजेक्ट जनवरी 2026 में कौन सा प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है, कराची पोर्ट से स्टार्ट होगा। ML1 रेलवे प्रोजेक्ट कराची पोर्ट से स्टार्ट होगा। 1 ML में रेलवे लाइन अपग्रेड प्रोजेक्ट, ये चाइना पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर इंपोर्टेंट
हिस्सा है चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमी का। सफर तेज होगा, ट्रेड और बिजनेस बढ़ेगा, एमएल रेलवे स्पीड और इकोनॉमी स्ट्रांग के लिए ये बनाया गया है। तो उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ नंबर पर जो आपका एमसीक्यूज है, करंट अफेयर का है एग्जाम्स के लिए। पाकिस्तान एंड यूएई एग्रीड इन जनवरी 2026। ये एग्रीमेंट कौन सा साइन किया गया है, इसका मतलब क्या है समझाता हूँ। ये जो हमारा चौथा एमसीक्यूज है इसमें लिखा है पाकिस्तान एंड यूएई एग्रीमेंट। पाकिस्तान और यूएई ने जनवरी 2026 में क्या एग्रीमेंट किया है एक दूसरे के साथ। प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस आसान करना। इसका मतलब है पाकिस्तान यूनाइटेड अरब एमिरेटेड अब लोग एयरपोर्ट पर ही पहले ही इमिग्रेशन क्लियरेंस कर सकता है। इसका मतलब आपको मैं समझाऊं क्या है। सफर आसान होगा लोगों का, ट्रेड और जॉब्स चांसेस बढ़ जाएंगे पाकिस्तानियों के लिए। याद रखो, ट्रेवल इजी, रिलेशन स्ट्रांग और इजी, और इकोनॉमी बेटर होगी। तो ये एग्रीमेंट किया है यूएई, सऊदी अरबिया और पाकिस्तान ने। तो 5वें नंबर पर जो एमसीक्यू है करंट अफेयर का, वो आप देख रहे हैं। व्हाट वाज द इकोनॉमी इंपैक्ट ऑफ द गुल प्लाजा फायर इन कराची 17 जनवरी 2027। आंसर ये लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। गुल प्लाजा में फायर लगी थी 17 जनवरी 2027 को। गुल प्लाजा फायर का इकोनॉमी इंपैक्ट क्या था? बड़ा इकोनॉमिक लॉस हुआ, सेफ्टी डिबेट चल रही है। गुल प्लाजा कराची, दुकानें जल गई, लोगों का पैसा नुकसान हुआ। गवर्नमेंट पर प्रेशर आया कि सेफ्टी रूल्स स्ट्रॉन्ग करें। याद रखो, डिजास्टर्स मतलब कि आफत आई, पैसे का नुकसान हुआ, सेफ्टी और लॉ डिस्कशन हुई। कानून सेफ्टी का क्या है पाकिस्तान में लोगों के लिए, और उन लॉ के बारे में डिस्कशन हुई। तो ये इकोनॉमी का नुकसान हुआ है, पता नहीं कितने डॉलर्स का। थे आज के एमसीक्यू। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।